धन्यवाद दोस्तों, कहानी को इतना प्यार देने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है बिन चाही मोहब्बत। इसके 15 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, ये 16वां पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, इस 16वें पार्ट को शुरू करते हैं। ओफो भूमिका, थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती तुम? भूमिका सर झुकाकर चुपचाप अपने पल्लू के कोने से खेलने लगी। मशीन से 10,000 रुपये बाहर निकल गए। वाओ, इससे जितना चाहे पैसा निकाल सकते हैं? भूमिका ने खुशी से चहकते हुए पूछा। हाँ बिल्कुल। आकाश ने वो सारे पैसे भूमिका के हाथ पर रख दिए। भूमिका ने रोदू बच्चे जैसे होठ लटका दिए। क्या हुआ, कम है क्या? तो फिर मुझे ये नहीं चाहिए। तो और क्या चाहिए? देखो भूमिका, बच्चे के बारे में हम घर चलकर बात करते हैं, ठीक है? नहीं। क्या नहीं? तो अब और क्या चाहिए? आकाश खिंच कर बोला। भूमिका ने उंगली उठाकर मशीन में लगे आकाश के एटीएम कार्ड की तरफ इशारा किया। आकाश ने एक नज़र कार्ड को देखा और फिर भूमिका को, और उसकी चोटी पकड़कर हिला दी। कौन कहता है तुम सीधी सादी भोली भाली और मासूम हो? तुम तो शैतान की खाला हो। कार्ड चाहिए तुम्हें? हाँ। नहीं तो हर बार आपके सामने हाथ फैलाते अच्छे लगते हैं का? आकाश की हंसी छूट गई। लीजिए देवी जी, और मुस्कुरा दीजिए प्लीज। चलो अब घर चलते हैं। अभी नहीं, हमारा आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है। इतनी रात में आइसक्रीम नहीं खानी है, मौसम भी अच्छा नहीं है, ठंड लग जाएगी। भूमिका बिना उसकी बात सुने कार्ड मुट्ठी में दबाए बगल में बने आइसक्रीम पार्लर की तरफ दौड़ी। आकाश हक्का बक्का सब वहीं खड़ा रह गया। आइसक्रीम पार्लर में दो जाने पहचाने चेहरे और भी थे, अमर और राधा। राधा अपनी फेवरेट ब्लूबेरी फ्लेवर्ड आइसक्रीम खाने में बिजी थी और अमर फ़ोन पर गेम खेलने में। भूमिका राधा को देखते ही उसकी तरफ दौड़ी। राधा, ए राधा, हमको प्लास्टिक का मनी मिल गया है, और असली का भी। कल हमारे साथ बाल सीधे करवाने चलोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। वैसे टैटू बनवाने का क्या सोचा है? ए राधा, मार खाओगी क्या? अच्छा, कल सवेरे कमल भी आ जाएगा खोआ लेके, और माँ पापा जी भी जाएंगे। फिर उनको विदा करके तब चलेंगे। आकाश अमर के पास पहुंचा। यहाँ कैसे? अमर राधा की तरफ इशारा करते हुए धीमी आवाज में बोला। अरे, ये लड़की नहीं है। इस पर एकदम से माता जी आ गई। बोली, मुझे अभी की अभी आइसक्रीम खिला, वरना तुझे जलाकर भस्म कर दूंगी। मैं डर गया तो ले आया। और आप आइसक्रीम डेट पर आए हैं, आपने क्यों नहीं बताया? डेट? मेरी बीवी के सामने डेट बोलूंगा तो कैलेंडर उठाकर पूर्णमासी अमावस्या गिनाने लगेगी। अरे, आपकी जैसी बीवी मेरी होती तो मैं साइड में किसी और को डेट कर लेता। उसे क्या ही पता चलना है। आकाश जोर की चपत उसके सिर पर मारी। भाई यार, ये आपके हथौड़े जैसे हाथ दूर रखा करो। बात बात पर पीटना जरूरी है? एक तो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, और आप हैं कि नहीं चाहिए मुझे तेरे बकवास ऑप्शंस। अपनी जेब में रखो। यार भाई, वो नई पिए है ना, अनुराधा? हम्म। तो बहुत सही है भैया। क्या टाइम पास होता है उसके साथ ऑफिस में। जिसकी बीवी राधा जैसी हो, उसे खुदा से खूब खाना चाहिए, ऐसा सोचने से भी पहले। अरे, आपने मेरा काम आसान कर दिया, उसे वर्क फ्रॉम होम देकर। अब उसे क्या ही पता चलना है। आकाश कुछ देर उसे घूर कर देखता रहा। रिलेशनशिप ऐसे नहीं चलते अमर। जो तुम मजाक में भी कर रहे हो वो गलत है। ओफो, आप तो फिर से सीरियस होने लगे। पता नहीं तुम्हें कब समझ में आएगा, बट ये एथिकली मॉरली हर तरीके से गलत है। शादीशुदा होकर एक इतनी अच्छी और जिम्मेदार पत्नी के होते हुए तुम्हारा किसी और के साथ फ्लर्ट करना मजाक में ही सही, पर सही नहीं है। यू नो, मैं जानबूझकर नहीं करता, वो तो मेरा नेचर है। राधा खुश होगी जब वो तुम्हारे इस नेचर के बारे में जानेगी। या इनकेस कोई और लड़की तुम्हारे मजाक को सच मान बैठी, तो तुम किसकी जिंदगी बर्बाद करोगे? अपनी, राधा की, या उस लड़की की? लिव इट ऑल अमर।
भगवान ने इतनी अच्छी लाइफ दी है, वाइफ दी है, उसके साथ एंजॉय करोगे। वो खुश रहेगी तो तुम भी खुश रहोगे मेंटली। आकाश ने बड़े मज़े से आइसक्रीम खा रही भूमिका की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, भैया आपकी चरण कहाँ है और कहाँ से इतना ज्ञान लाते हो वैवाहिक जीवन का। आपको तो बाबा होना चाहिए, बाबा। कहाँ शादी वादी के चक्कर में पड़े हो। लाइफ में कुछ चीज़ों को बहुत सीरियस लेना चाहिए। दुख है कि तुम किसी भी चीज़ को सीरियस नहीं लेते। ज़िंदगी में कभी अकेले कोई डिसीजन लेना पड़ गया तो हाथ पैर कांपेंगे तुम्हारे। मुझे डिसीजन क्यों लेना पड़ेगा? आपके होते हुए आप है ना, फिर किस बात की चिंता। अगर मैं ना हुआ तो। अमर 2 मिनट के लिए सोक्ड रह गया। कुछ भी बोलते हो भाई, मैं घर जा रहा हूँ, मुझे सोना है। अमर उठा और राधा को आवाज़ देता हुआ बाहर निकल गया। 2 मिनट के लिए आकाश भी नहीं समझ पाया कि अचानक से उसने ये कैसे कह दिया। सुनिए। भूमिका ने बिस्तर पर शांत लेटे हुए आकाश के सीने पर अपना सर रख दिया। बोलो। आकाश ने होले होले उसके सर को सहलाना शुरू कर दिया। इतना उदास काहे हैं? कुछ बात है का? आकाश ने उसके चेहरे की तरफ करवट ली और उसके गाल खींचकर बोला, तुम्हारे रहते उदास हो सकता हूं मैं? एक बात पूछे? पूछिए। सच सच बताएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पूछो। खाइए हमारी कसम। उफ। बचपने से बाहर आओ भूमिका। अब ये कसम वसम क्या है? ऐसे नहीं, हमारी कसम खाइए कि आप सच ही बताएंगे। भूमिका ने उसका हाथ अपने सर पर रखते हुए पूछा। मेरा पेट खाना खाने से भर चुका है। अब कसम खाने की जगह नहीं बची है पेट में। आकाश ने उसके सिर पर अपना हाथ वापस खींच लिया। अरे रे, मतलब आप झूठ ही बोलेंगे? नहीं, मैं सच बोलूँगा, एकदम सच, पर कसम नहीं खाऊंगा। भूमिका थोड़ी देर चुपचाप उसे देखती रही। जब आप पढ़ते थे विदेश में, तब वहाँ आपको कोई लड़की पसंद नहीं आई अपने जैसी? भूमिका ने आकाश के सीने पर अपना सर रखते हुए अपनी जुगनू जैसी आंखें टिमटिमाते हुए पूछा। नहीं। भूमिका चुप रही। थोड़ी देर तक उसकी तरफ से कोई जवाब न मिलने पर आकाश ने उसकी तरफ देखकर फिर से पूछा, अरे क्या हुआ? बस इतना ही पूछना था? इसीलिए कसम नहीं खा रहे थे ताकि झूठ बोल सके? अरे नहीं बाबा, मैं सच बोल रहा हूँ, एकदम सच। भूमिका फिर चुप रही। आकाश से उसकी चुप्पी कहाँ बर्दाश्त होती थी। आकाश ने झट से अपना हाथ उठाकर उसके सर पर रख दिया। लो, तुम्हारी कसम। तुमसे पहले और तुमसे बाद, तुमसे ज़्यादा मुझे कभी कोई पसंद ही नहीं आई। अब खुश? भूमिका करवट लेकर आकाश की तरफ पीठ करके लेट गई। भूमिका, सुनो। आकाश ने उसका मुंह पकड़कर अपनी तरफ घुमा लिया। भूमि, मुझे पता है तुम मेरा यकीन तो करोगी नहीं, फिर भी मैं तुम्हें बताना चाहूँगा। मैं स्टार्टिंग से ही मनी माइंडेड पर्सन रहा हूँ। भूमिका अपनी टिमटिमाती हुई आंखें लिए उसे ऐसे देख रही थी जैसे उसकी बातें समझने की कोशिश कर रही हो। यू नो, मनी माइंडेड मतलब मुझे पैसों से बहुत प्यार नहीं, ये कहना गलत होगा। हाँ, मैं पैसे बनाने के लिए नए जरिए हमेशा ढूंढता रहता था। मैं लंदन गया ही इसलिए था ताकि एमबीए करके बिजनेस में नए नए चैलेंजेस ला सकूं और और ज़्यादा पैसे कमा सकूं। मैं बहुत फोकस्ड था पैसों पर और अमीर बनने की कोशिश पर। मैंने कभी रिलेशंस, इमोशंस, इन सब की वैल्यू ही नहीं करी। इसलिए कभी किसी लड़की से मेरा रिश्ता नहीं बन पाया। यू नो ना, मैं क्या कह रहा हूँ? तुम समझ तो रही हो ना? आकाश छत को ताकता हुआ बोला। कुछ देर तक भूमिका का जवाब न मिलने पर उसने पलट कर भूमिका की तरफ देखा। वो तो कब की गहरी नींद में सो चुकी थी। उसकी तारों जैसी टिमटिमाती पलकें कब की बंद हो चुकी थी और उसकी आहिस्ता चल रही सांसें साफ बता रही थी कि वो तो कब के सपनों की दुनिया में खो चुकी थी। आकाश ने होले से उसका सिर अपनी बाहों से उठाकर तकिए पर रख दिया और घूमकर उसके ऊपर आ गया। भूमिका के होठों को सहलाते हुए उसके कान में फुसफुसाया, मुझे पैसों से इतना प्यार ना होता तो शायद तुम मेरे पास ना होती, और तुम ना होती तो मुझे रिश्तों की कदर करना कौन सिखाता। भूमिका, तुमने मेरी जिंदगी किस हद तक बदल दी है, इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। आकाश ने उसके होठ उंगलियों से दबा दिए। भूमिका ने नींद में ही
करते हुए अपनी पलकें मिचमिचाई और मुंह चलाते हुए करवट बदल ली। उसके होठ ऐसे सिकुड़ गए जैसे किसी के छू लेने भर से छुई मुई के पत्ते मुरझा जाते हैं। आकाश घुमा और वापस छत को ताकता हुआ लेट गया। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसने एक नज़र घड़ी पर डाली। 1 बज रहा था। 5 घंटे बाद अनूप और सोनल को निकलना था। आकाश बेचैनी से करवटें बदल रहा था। जैसे तैसे रात के 4 घंटे कटे। आकाश ने आंख तक ना मूंदी। सुबह के 5 बजते ही थोड़ी बहुत नींद तो आ पाई थी। वो भूमिका के उठने की खटपट से ही खुल गई। सुबह 6 बजने वाले थे। आकाश उठकर दौड़ता हुआ हॉल में पहुंचा। अनूप और सोनल बस जाने के लिए निकल ही रहे थे कि सारा लगेज ड्राइवर एक एक करके कार में लगा रहे थे। ओफो, इतने सारे बैग्स! आप 3 महीने के लिए जा रहे हैं या वहीं बसने जा रहे हैं? आकाश सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए बोला। अभी तो 3 महीने के लिए जा रहे हैं। अच्छा लग गया तो बस जाएंगे और क्या। अनूप ने तंज कसा। वैसे आप नवाबजादे इतनी जल्दी कैसे उठ गए? अनूप ने मुस्कुराते हुए पूछा। भूमिका उसके लिए चाय नाश्ता बनाकर टेबल पर लगा चुकी थी। राधा और अमर बेफिक्र अपने कमरे में सो रहे थे। बस यूं ही नींद नहीं आई। डैड, जल्दी वापस आइएगा। तुम इतने परेशान क्यों हो आकाश? पता नहीं डैड, मुझे खुद नहीं पता मैं इतना बेचैन क्यों हूँ। जब से आपने ऑफिस छोड़ने का सोचा है, अब सब कुछ मुझे ही हैंडल करना है और ये सोच सोच कर। अनूप ने चाय की चुस्कियां बीच में ही रोक दी और कप वापस टेबल पर रखते हुए बोले। मैं बहुत बार तुम्हारे मुंह से ये सुन चुका हूँ कि सब कुछ तुम्हें ही हैंडल करना है। बस अब बहुत हुआ। अमर में बचपना जरूर है लेकिन वो बच्चा नहीं है, समझदार है। तुम्हारी मदद कर सकता है अगर तुम उससे सही तरीके से काम करवा पाओ तो। आकाश को कल रात की सारी बातें याद आई। अमर बेवकूफ़ है। उससे कुछ भी संभालने की उम्मीद नहीं कर सकता मैं। जो अपना शादीशुदा रिश्ता तक ठीक से नहीं संभाल सकता, वो घर या ऑफिस क्या खाक संभालेगा। कुछ वक्त पहले तक तुम भी अपने रिश्ते को सही से नहीं संभाल पा रहे थे। अनूप ने आकाश की तरफ पीठ घुमाते हुए कहा। बट डैड। अनूप गुस्से से पीछे मुड़े। आकाश, तुम्हें और कॉन्फिडेंस हो गया है कि तुम्हारे सिवाय कोई कुछ नहीं कर सकता, जबकि ऐसा नहीं है। मेरे घर के हर बच्चे में घर से लेकर बाहर तक सब कुछ संभालने का जज्बा है। तुम कुछ भी नहीं करते आकाश। जो करता है वो ऊपर वाला करता है। उसने जो नियति तुम्हारे और मेरे बाकी बच्चों के लिए लिखी है, उन्हें वही मिलेगा और उन्हें वही स्वीकारना होगा। होई वही जो राम रचि राखी। इसे हमेशा याद रखना। तुम्हारे बिना भी दुनिया के सारे काम होते रहेंगे। इसलिए तुम अपने काम पर ध्यान दो, बाकी सब वक्त आने पर काम सीख जाएंगे। अनूप ने गुस्से में अपना हैंडबैग उठाया और सोनल को आवाज़ लगाने लगी। सोनल ऊपर से वन पीस फ्रॉक ड्रेस में नीचे उतरी। आकाश को देखकर थोड़ा सा हिचकिचा गई। भूमिका किचन के दरवाजे पर खड़ी पल्लू मुंह में लगाए हंस रही थी। क्या है, तुम दोनों हंस क्यों रहे हो? जोकर लग रही हूँ क्या? सोनल एक हाथ में बाल समेटे हुए बोली। नहीं मोम, एकदम डोल लग रही हो। सोनल मुस्कुरा दी और नीचे उतरकर अनूप का हाथ पकड़कर बोली। चलिए बाबा, आई एम रेडी। फ्लाइट छुड़वाएंगे आप? भूमिका ने दौड़कर अनूप और सोनल के पैर छू लिए। आकाश ने सारा सामान कार में रखवाने में मदद की और दोनों वहां से एयरपोर्ट के लिए निकल गए। आकाश देर तक खड़ा दूर जाती हुई उनकी कार को देखता रहा, जब तक वो उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो गए। आकाश वापस अंदर आकर अपने कमरे में चला गया। भूमिका बाकी लोगों के लिए सुबह के चाय नाश्ते की तैयारी में जुटी थी। भूमि, कॉफ़ी प्लीज। सुबह नहा धोकर राधा भी सीढ़ियों से दौड़ती हुई नीचे आई। यार, तुमने बताया भी नहीं। मॉम डैड चले गए, हम मिल लेते एटलीस्ट। राधा ने गुस्से से भूमिका से शिकायत की। टोस्टर में ब्रेड सेट करती हुई भूमिका पीछे घूमी तो राधा को देखकर उसकी चीख निकल गई। कपड़ों के नाम पर राधा ने एक टैंक टॉप और एक डेनिम का छोटा सा कोट पैंट पहना था, जिसकी लंबाई घुटनों से काफ़ी ऊपर थी। एई, ऐसे क्या चिल्ला रही हो भूमिका? डर गई मैं। ये तुमने कहाँ पहन रखा है? राधा ने चेहरे नीचे कर अपने कपड़े देखे। कपड़े ही तो है भूमिका। कपड़ा ही तो नहीं है। चड्डी बनियान पहनकर घर में घूमोगी क्या? ओफो भूमिका, अब तो मॉम डैड भी नहीं है, कम से कम तब तक तो पहनने दो ना यार। माँ जी और पापा नहीं है तो क्या, ये तो है ना। ये कौन? अरे ये तुम्हारे जेठ। उनके सामने ये कपड़े पहनोगी? भूमिका ने बुरा सा मुंह बनाया। भूमिका, आकाश सर इन सब पर ध्यान नहीं देते और मेरे लिए वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं। इसलिए प्लीज तुम इस वक्त मेरी सास बनना बंद करो।
राधा ने टोस्टर से एक टोस्ट निकाल कर मुंह में दबा लिया और जूस का एक गिलास भरकर बाहर निकल आई। राधा को उसकी आज़ादी में खलल डालना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो भी भूमिका की बातों से थोड़ा अपसेट सी हो गई थी। बाहर खड़ी अनुराधा उन दोनों की बातें सुन रही थी, लेकिन इस पर दोनों में से किसी का भी ध्यान नहीं गया। डार्लिंग्स, यू आर लुकिंग टू गॉर्जियस एंड रिफ्रेशिंग। तुम बहुत सुंदर और ताजगी से भरी हुई लग रही हो, अनुराधा ने राधा को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। राधा मुंह में टोस्ट दबाए मुस्कुरा दी। भूमिका आकाश के लिए कॉफी बनाकर बाहर निकली तो अनुराधा को ड्राइंग हॉल में बैठे हुए देखा। अरे, आप आ गई? रुकिए, मैं इनको बता देती हूँ। नहीं, रुको, मैं साथ चलती हूँ। मुझे कुछ फाइल्स भी देनी हैं। अनुराधा भूमिका के साथ सीढ़ियों पर चढ़ती हुई बोली। डार्लिंग्स, तुम सॉफ्ट ड्रेसेस क्यों नहीं पहनती? जब भगवान हमको इतना संपन्न किए हैं कि हम पूरा कपड़ा पहन सके, तो काहे हम अधखुला बदन रखकर घूमें? बात तो तुम्हारी एकदम सही है डार्लिंग्स, लेकिन इतनी सिंपल सी बात तुम्हारी देवरानी को क्यों नहीं समझ आती? भूमिका नीचे बैठी राधा को देखते हुए बोली। पता नहीं, शायद वक्त के साथ समझ जाएगी। कितनी मेहनत करती हो तुम भूमिका? अनुराधा की बात सुनकर भूमिका मुस्कुरा दी। अरे अरे, बातों बातों में हम नाश्ते की प्लेट तो नीचे ही भूल आए। तुम यहीं खड़ी रहना, हम अभी प्लेट लेकर आते हैं, भूमिका ने अनुराधा से कहा और खुद दौड़ती हुई नीचे उतर गई। अनुराधा उसे देखकर मुस्कुरा दी और आकाश के रूम में आ गई। आकाश ऑफिस की जल्दी में अपनी शर्ट के बटन बंद करने में लगा था। उसने ध्यान नहीं दिया कि कमरे में कौन आया है। सुनो, हैंगर से मेरा ब्लैक चेक वाला ब्लेज़र निकाल दो, आकाश बटन्स में आंखें घुसेड़े हुए बोला। अनुराधा चुपचाप अलमीरा तक गई और हैंगर्स में टका उसका ब्लैक ब्लेज़र निकालकर आकाश के कंधों पर अटकाने लगी। बटन से फुर्सत पाते ही आकाश ने जैसे ही चेहरा उठाया, सामने शीशे में अपने पीछे खड़ी अनुराधा को देखकर चौंक गया। एक्सक्यूज़ मी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? डार्लिंग्स, वो इवेंट लॉन्च के लिए ये कुछ, अनुराधा ने कुछ फाइल्स निकाल कर आकाश की तरफ बढ़ाई। आकाश दोनों हाथ सीने पर बांध कर खड़े हो गए और अनुराधा की तरफ घूर कर देखता रहा। सॉरी सर, वो मैं ये, अनुराधा उसे अपनी तरफ घूरता देखकर सकपका गई। मेरा शेड्यूल कहाँ है? आकाश ने ब्लेजर के कफ को ठीक करते हुए तेज आवाज में पूछा। शेड्यूल? वो तो मैंने तैयार ही नहीं किया। आकाश ने वापस नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। तो फिर तुम यहाँ किस लिए आई हो? वो तो मैं ये इवेंट, अनुराधा ने बड़े एटीट्यूड के साथ हाथ में पकड़ी फाइल आकाश के आगे बढ़ा दी। आकाश ने उतने ही एटीट्यूड के साथ दूसरे हाथ से फाइल वापस अनुराधा की तरफ धकेल दी और बोला, ये तो मैं ऑफिस में भी देख सकता था। फिलहाल तुम्हारे हाथ में ये फाइल नहीं बल्कि मेरा शेड्यूल होना चाहिए था। कहाँ है? आकाश ने फिर से एक पैनी निगाह उसके चेहरे पर डाली। अनुराधा का सारा एटीट्यूड पानी की तरह बह गया। आवाज़ की घींगी बंद गई। आकाश ने ड्रेसिंग टेबल पर रखा कॉम्ब उठाया और अपने बाल सेट करने लगा। मिस अनुराधा, एक्चुअली कुछ एथिक्स होते हैं ऑफिस के, और मेरा अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। आकाश कॉम्ब वापस टेबल पर रखते हुए तिरछा पीछे घूमा। अनुराधा सिटपिटाई सी खड़ी थी। आकाश ने हाथों से लिखने का इशारा करते हुए कहा, नोटपैड खोलो और लिखो। अनुराधा बगले झांकने लगी। क्या हुआ? अब ये मत कहना कि तुम यहाँ तक आई हो और तुम्हारे पास नोटपैड तक नहीं है। अनुराधा ने नज़रें झुका ली। वो अपने साथ कोई नोटपैड नहीं लाई थी। लिशन मिस, आई डोंट केयर मेरे डैड तुमसे कैसे काम करवाते थे, लेकिन मेरे साथ तुम्हें मेरे तरीके से काम करना होगा। अब जो मैं बोल रहा हूँ उसे कान खोल कर सुनना। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस कमरे में आप इस वक्त खड़ी हैं उसमें मेरी पत्नी के अलावा मेरा सगा भाई भी बिना डोर नॉक के अंदर नहीं आता। एंड सॉरी टू से कि ना तो तुम मेरी पत्नी हो और ना ही भाई, इसलिए तुम्हें दोबारा इस कमरे में या इस घर के किसी भी कमरे में पैर रखने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड थिंग, मॉर्निंग में जब आप घर आएंगी तो सीधा ड्राइंग रूम में बैठेंगी, कहीं और नहीं। मेरी कार में बैठने तक आपके हाथों में मेरा दिन का शेड्यूल रेडी होना चाहिए। इम्पोर्टेंट मीटिंग्स एंड इवेंट्स को हाईलाइट रखना आपकी ड्यूटी है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आइंदा अगर मैंने तुम्हारे मुंह से अपने लिए डार्लिंग शब्द सुना तो मुझे 2 मिनट नहीं लगेगा तुम्हें फायर करने में, और उसका मुझे जरा भी अफसोस नहीं होगा। आकाश ने एक तीखी निगाह अनुराधा पर डाली।
उसकी भुहें तनी हुई थी। हैव यू गॉट इट? तुम्हें समझ आया? यस सर, अनुराधा अपना सा मुंह लेकर बोली। इतने में भूमिका ट्रे लिए हुए दरवाजे तक आ गई। अनुराधा को कमरे में खड़ा देखते ही वो उल्टे पांव ट्रे लेकर नीचे भाग आई और डाइनिंग टेबल पर राधा के बगल में बैठ गई। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थी। क्या हुआ? इतना हाफ क्यों रही हो? राधा ने टोस्ट पर बटर लगाते हुए पूछा। हुआ नहीं, हो रहा है ऊपर, लंका कांड। भूमिका ने जोर से अपने माथे पर हाथ मारा। लंका कांड? मतलब? मतलब कि बोले थे हम अनुराधा जी को कि यहीं खड़े रहिएगा, लेकिन नहीं, बहुत जल्दी थी इनको। राधा के हाथ उसी जगह रुक गए। यू मीन वो रूम में चली गई है क्या? भूमिका ने हाँ में सिर हिलाया। राधा जोर से हंसी। बेचारी। भूमिका और राधा दोनों मुंह दबाकर हंस रही थी कि तभी आकाश और अनुराधा एक साथ नीचे उतरे। अनुराधा की सूरत बता रही थी कि क्लास नहीं बल्कि पूरा स्कूल लगा दिया है आकाश ने उसका। आकाश ने नीचे आते ही डाइनिंग टेबल पर बैठी राधा से कहा, राधा, आज के हाइलाइट्स मुझे जल्दी से बता दो। दरअसल खुद तैयार होने की जल्दी में शायद मिस अनुराधा मेरा शेड्यूल तैयार करना भूल गई। आकाश ने होठ रेड लिपस्टिक लगाए हुए अनुराधा पर एक और व्यंग बाण छोड़ा और खुद डाइनिंग टेबल पर भूमिका की तरफ आकर बैठ गया। बैठने से पहले भूमिका के गालों को एक अनएक्सपेक्टेड प्यारी सी किस मिल चुकी थी। राधा ने टोस्ट छोड़कर फटाफट साइड में रखा टैबलेट उठाया और स्वाइप करते हुए बोलने लगी। सर, 10:30 पर मिस्टर एम के रावत के साथ मीटिंग शेड्यूल है। उसके बाद 11 बजे इवेंट लॉन्च से रिलेटेड प्रेजेंटेशन है कॉन्फ्रेंस हॉल में। और आकाश ने टोस्ट को आराम से चबाते हुए पूछा, सर फिर दोपहर में 2:30 बजे आपको साइट चेकिंग पर जाना है, जहाँ क्लॉथिंग लाइन के लिए फैक्ट्री बनी है। आज के लिए इतना ही है बस। ओके फाइन, थैंक यू सो मच। आकाश राधा की तरफ देखकर बोला, सो मिस अनुराधा, दिस इज हाउ एन आइडियल पीए वर्क्स। एक अच्छा असिस्टेंट ऐसे काम करता है। भले ही राधा अब मेरी पीए नहीं है, बट स्टिल सी रिमेंबर ईच एंड एवरी सिंगल पॉइंट जो कि तुम्हारी ड्यूटी थी। सो माई पॉइंट इज कि आज से आप उसी काम पर फोकस करेंगे जिसके लिए आपको कंपनी ने हायर किया है। मुझे ब्लेजर पहनाना सिर्फ मेरी बीवी का काम है। दोबारा ये गलतियां मत दोहराना। आकाश के मुंह से निकली ब्लेजर वाली बात सुनकर राधा और भूमिका दोनों का मुंह खुला का खुला रह गया। भूमिका ने गुस्से से अपना निचला होठ दांतों से दबा लिया और राधा की हंसी बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अनुराधा की तो हालत ऐसी थी मानो आकाश ने जिंदगी भर की बेइज्जती थोक के बहाव एक साथ कर डाली थी, वो भी भूमिका और राधा दोनों के सामने। चलो, या यहीं पूरा दिन बिताना है? आकाश ने चौथी बार अनुराधा को झिड़का। अनुराधा चुपचाप गेट की तरफ मुड़ गई। राधा, अमर जगा नहीं अभी तक? ना, नो सर, मैं अभी जगाती हूँ। फाइन, उससे कहना आराम से आए। क्यों सर? क्योंकि 10 बजने में 10 मिनट बाकी हैं और इतनी जल्दी वो तो क्या, उसके फरिश्ते भी तैयार होकर ऑफिस नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए मैं उसका हाफ डे लगा रहा हूँ। आकाश ने अपनी वॉच कलाई पर घुमाते हुए बोला और एक ही घूंट में कॉफ़ी सुड़क गया, जो अनुराधा की वजह से कॉफ़ी से कोल्ड कॉफ़ी बन चुकी थी। हम दूसरी कॉफ़ी बना दें? ये तो ठंडी हो गई। आकाश झट से उठा और भूमिका को अपने सीने से कसकर समेट लिया और फिर से उसके गालों पर एक किस जड़ दी। नहीं, बस अपनी कमर पर मेरे नाम का टैटू बनवा लेना। आज मैं पागल हो जाऊंगा, आकाश ने फुसफुसाते हुए उसके कान में कहा और बाय बोलकर बाहर की तरफ जाने लगा। अनुराधा जो गुस्से में तेज तेज चलकर गेट की तरफ जा रही थी, अचानक किसी की जोरदार टक्कर से धड़ाम से जमीन पर गिरी। वट रबीस, आंखें नहीं है क्या? इडियट। पहले से गुस्से से बौखलाई अनुराधा कमल पर चीख पड़ी। बेचारे के हाथों से खोए का बर्तन नीचे गिर गया और अनुराधा के हाथों से सारी फाइल्स फिसल कर जमीन पर बिखर गई। दोबारा संभल कर उठने की कोशिश में अनुराधा की ऊंची हील वाली सैंडल्स उसे धोखा दे गई और खुद को अनुराधा की सबसे खूबसूरत अप्सरा समझने वाली अनुराधा मिश्रा, जो धड़ाम से जमीन पर पड़े खोए में सन चुकी थी। भूमिका और राधा हंस हंसकर लोटपोट हो गई। आकाश भी राधा और भूमिका की तरह जोर जोर से तो नहीं, पर धीरे धीरे मुस्कुराए जा रहा था और हंसी छुपाने के लिए मुंह पर धीरे से उंगलियां और हथेली रख लेता था। अनुराधा का हाल तो महाभारत के दुर्योधन जैसा हो चुका था।
जो युधिष्ठिर के रंग महल में पानी को जमीन समझकर उसमें गोते लगा लेता है और पूरी पांडव सभा की हंसी का पात्र बन जाता है। अनुराधा को पीछे बैठी भूमिका और राधा द्रौपदी से कम नहीं लग रही थी। इस बार जैसे तैसे वो बड़े गुस्से से उठी। उसके चप्पल के नीचे निचले हिस्से पर लगे खोए और संगमरमर की फर्श के चिकनेपन की आपसी मोहब्बत अपना रंग दिखा गई और चलने की कोशिश में एक बार वो फिर से गिरने को हुई, लेकिन इस बार किसी के मजबूत बाजुओं ने उसे थाम लिया। कमल भाई साहब, जो अनुराधा की काजल भरे तीखे नैन जाल में पूर्ण रूप से उलझ चुके थे। लीव मी, अनुराधा दांत किटकिटाते हुए बोली। कमल भाई साहब को अभी थोड़ा और वक्त लगना था उस हिप्नोटाइजेशन से उभरने में। आई सेड लीव मी, उसने कमल के सीने पर मुट्ठियों से धक्का देते हुए कहा। हम्म, का बोली आप? कमल भाई साहब बड़ी मुश्किल से अपने मुंह से चंद शब्द ही बाहर निकाल पाए। बहरे हो क्या? सुनाई नहीं पड़ता? मैंने कहा छोड़ो मुझे, शर्म नहीं आती? उतनी देर से मुझे पकड़ रखा है। ठीक है, अभी छोड़ देते हैं। कमल ने झट से कहते हुए अनुराधा की कमर से अपना हाथ हटा लिया। कमल के हाथ हटते ही अनुराधा, जिसकी चप्पलों की फिसलन अभी भी खत्म नहीं हुई थी, वापस जमीन पर धड़ाम से हो गई। रुकिए, हम मदद करते हैं। कमल आराम से जमीन पर बैठ गया और अनुराधा के पैरों से उसकी हील्स निकालकर अलग रख दी। अब उठिए। अनुराधा ने इस बार जैसे तैसे कोशिश की और कमल के कंधों के सहारे सीधी खड़ी हो गई और मुड़कर जाने को हुई। मिश्रा जी, ये आपकी किताबें रह गई। कमल ने फाइल पर उसका नाम पढ़कर पीछे से आवाज़ लगाई। अनुराधा ने झटके से उसके हाथ से सारी फाइलें छीन ली। हे यू, डोंट कॉल मी दिस, अनुराधा ने उंगली से चुटकी बजाते हुए कहा। दांत पीसते हुए बाहर जाने लगी। अनुराधा, एक काम करो, तुम आज रेस्ट कर लो, काम मैं खुद कर लूँगा और कल से टाइम पर आ जाना, नोटबुक और मेरे शेड्यूल्स के साथ। आकाश ने तिरछी हंसी हंसते हुए कहा। भूमिका ने दूर से ही अपने लाडले भाई की बलैयाँ ले ली और दौड़ती हुई आकर उसके गले से लिपट गई। कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे हम, पता भी है? घर में भी सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अम्मा ने साफ कहा है वापसी में भूमिका को विदा कराते लाना। बता रहे हैं सामान बक्से में रख लो अपना, कम से कम महीना 2 महीना तो रुकने का ही है। हम अभी, भूमिका का मन मचल रहा था अपने घर जाने को, अपनी अम्मा और पिताजी से मिलने को, अनीता को गले से लगाकर झूम जाने को। आखिर मायका तो मायका ही होता है। माँ के आंचल में बैठने का जो सुख मायके में है वो दुनिया की किसी और नेमत में नहीं। भूमिका ने पलटकर आकाश की तरफ देखा। उसकी त्योरियां चढ़ी हुई थी और भौएं धनुष की तरह तनी हुई थी। हम घर चले जाएं? आकाश ने भूमिका को गुस्से से देखा और फिर कमल की तरफ झूठी मुस्कुराहट फेंकता हुआ बोला। अरे साले साहब, अभी तो आए हैं और अभी से जाने की बात नहीं नहीं, अभी तो रुकिए, थोड़ा शहर घूमिए, फिर जाने की बात कीजिएगा। आकाश अपना बैग उठाकर दरवाजे की तरफ जाने लगा। अरे पर हाँ तो बोलते जाइए, हम अपना सामान रख लें। भूमिका ने बड़ी खुशी से आकाश की तरफ दौड़ लगाते हुए पूछा। आकाश का बस चलता तो वो चीख कर कह देता, कहाँ जाने की सोच रही हो? तुम्हारे लिए राधा को वर्क फ्रॉम होम दिया है मैंने। तुम्हें अब जहाँ भी जाना है मेरे साथ जाना है, वरना नहीं जाना है। आकाश मन ही मन पूरी स्क्रिप्ट पढ़ गया था, लेकिन भूमिका के प्यारे से मुखड़े के सामने वो ये बोल नहीं पा रहा था। इसलिए बेबसी से उसने भूमिका के गाल खींचे और सबके सामने उसके होठ चूम लिए। मैंने कहा ना, इसके बारे में हम शाम को बात करेंगे। कमल ने आगे बढ़कर जल्दी से आकाश के पैर छू लिए। आकाश ने आशीर्वाद के रूप में एक जोरदार थाप पीठ पर चढ़ दी। आशीर्वाद था या मन की भड़ास, ये तो आकाश ही जाने। बेचारा कमल अपनी पीठ मलता रह गया। आकाश ऑफिस के लिए निकल तो गया था, लेकिन उसके दिल, जिगर, कलेजा, फेफड़े, किडनी, सबको बस यही चिंता सता रही थी कि कहीं उसकी पीठ पीछे कमल उसकी प्यारी भूमि को लेकर मायके ना भाग जाए। राधा ने अनुराधा को अपने कुछ कपड़े चेंज करने के लिए दिए। अनुराधा ऊपर कपड़े चेंज करने जा रही थी कि अमर बाबू आंखें मसलते हुए नीचे उतरे। अरे अनु बेबी, तुम्हारे घुटने तो तुम्हारी शक्ल से भी ज़्यादा चमक रहे हैं। कौन से पाउडर में चमकाए हैं? अनुराधा का तो जी चाह रहा था कि वह घर में मौजूद हर शख्स का गला दबा दे। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, अनुराधा ने एटीट्यूड में बोला और कपड़े चेंज करने चली गई। अमर जमैया लेकर नीचे उतर रहा था।
अरे क्या बात है, आज मैं भाई से पहले जाग गया। देखा भूमिका, इसे कहते हैं काम के लिए डिवोशन। अमर ने अपनी बाल सहलाते हुए कहा। उसके बाद कमल को देखते ही उसकी बाँछें खिल गई। अरे वाह साले साहब, कहिए क्या हाल चाल है? इतने दिनों बाद दर्शन दिए हैं आपने। कमल भी लपक के अमर के गले लग गए, जैसे दोनों कुंभ के मेले में बिछड़े हुए हों। तुम बहुत जल्दी जाग गए हो, इतना जल्दी कि आकाश सर ने तुम्हारा हाफ डे लगा दिया है। एमडी बनकर भी जरा सी भी अकल नहीं आई है, इडियट। राधा ने उसे गुस्से से फटकारा। हैं? हाफ डे? बस 2 घंटे लेट होने पर हाफ डे? जी हाँ, जाओ और नहा लो और तुरंत ऑफिस के लिए निकलो, वरना फुल डे भी लग जाएगा। राधा ने खींचकर एक और ताना मारा। अमर भागता हुआ रूम में गया। वहाँ से अनुराधा राधा के कपड़ों में बाहर निकल रही थी। तुम तुम्हारा हाफ डे नहीं लगाया? तुम्हारे प्यारे आकाश सर ने। प्यारा, माय फुट। अरे अनु बेबी, सुबह सुबह इतनी भड़की हुई क्यों हो? अनुराधा गुस्से से नाक फुलाए दूसरी तरफ देखी जा रही थी। ओके, अब समझा। यू जस्ट डोंट वरी बेबी, मैं तुम्हारे सीक्रेट्स किसी को नहीं बताऊंगा, तुम मुझे बता सकती हो आखिर हुआ क्या है। अनुराधा थोड़ा सा शांत हुई। अमर को देखते हुए उसने अपने नकली आंसू पोंछ लिए और भोला सा चेहरा बनाकर बोली, अमर, सच में कंपनी का सीईओ तुम्हें होना चाहिए था। कितने पोलाइट हो तुम। तुम्हें पता है अपने एम्प्लॉय को कैसे डील करना है, लेकिन फिर भी अनूप डार्लिंग्स ने सारी कंपनी अपने बड़े बेटे के नाम कर दी। डैड जानते हैं, बिजनेस बिजनेस मुझसे नहीं हो पाएगा। भाई मुझसे बेटर हैं, इसलिए रेस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें दी गई है। रेस्पॉन्सिबिलिटी तक तो ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं रेस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर जायदाद भी आकाश के ही नाम ना कर दें और तुम वापस खाली हाथ। अमर थोड़ी देर उसे घूर कर देखता रहा। लिशन, मेरी बीबी के कपड़े उतारो और दफा हो जाओ मेरे कमरे से, अभी इसी वक्त। ओह, तुम तो नाराज हो गए। मेरा मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारा जो भी मतलब था। फिलहाल मैं नहाने जा रहा हूँ और तुम्हारे यहाँ खड़े रहने से मैं अनकंफर्टेबल फील करूँगा, क्योंकि मेरे बाथरूम की वॉल्स ट्रांसपेरेंट हैं। अनुराधा मुंह फुलाकर पैर पटकते हुए वहां से नीचे उतर गई। कमल भूमिका के ससुराल की चकाचौंध से बहुत ज़्यादा खुश था। घर, इसे घर नहीं कहना चाहिए, ये तो कांच का शीश महल था कमल के लिए। फर्श इतनी चिकनी कि घर के आईने का भी कोई ज़रूरत नहीं। वो होले होले घर की हर चीज़ को छू कर देख रहा था। भूमिका, खोआ तो खराब हो गया, अब गुंजिया कैसे बनाओगी? अब का, अम्मा को बताएंगे। घर पहुंचो, तुम्हारी कुटाई ना करवाई तो हमारा नाम भी भूमिका नहीं। अम्मा से ना कहना रानी, बेवजह गुस्साएगी हम पर। अच्छा बैठो, नाश्ता बना रहे हैं, खा लो फटाफट। थक गए होंगे ना? भूमिका किचन में घुसते हुए बोली और कुछ ही देर में उसके लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाकर लाई। अरे, अब काहे लाए हो पगलिया? जीजा जी के सामने ले आती, साथ में खा लेते। अरे तुम्हारे जीजा ये नहीं खाते नाश्ते में, तो क्या खाते हैं? भुना हुआ चिपटा मक्का दूध में भिगो के खाते हैं, साथ में सलाद और ढेर सारे फल। वाह भाई, नाजुक आदमी है। हमारे जैसे खेतों में काम करना पड़े तो सुबह सुबह जब तक मट्ठा के साथ 8-10 पराठे अंदर ना हो जाएं, काम करने का तो सवाल ही नहीं। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। भूमिका उसे लेकर गेस्ट रूम की तरफ ले गई। अच्छा, तुम अब यहाँ आराम करो, आज हमें और राधा को थोड़ा बाहर जाना है, जल्दी ही आ जाएंगे। ए भूमि, तुम्हारा घर तो कितना सुंदर है, पूरा कांच का महल जैसा। एक बात पूछें, सच्ची बताओगी? हाँ हाँ पूछो। भूमिका उसके सामान लाए बैग को अलमारी में रखते हुए बोली। जीजा को गांव में जरा भी अच्छा नहीं लगा होगा ना? भूमिका पीछे मुड़कर कमल को देखकर मुस्कुराई। ऐसे काहे बोल रहे हो? और नहीं तो का, इतनी शानो शौकत में रहने वाला आदमी वहाँ गाय गोबर के बीच में का ही अच्छा लगा होगा उन्हें। कमल की आवाज़ में थोड़ी उदासी थी। भूमिका ने उसके सर पर टिप मारते हुए कहा, तुम्हारे जीजा जी का बस चलता तो वापस ही नहीं आते गांव से, समझे? इतना अच्छा लगा था उन्हें वहाँ। सच में? हाँ मुझ में। अच्छा भूमि, जल्दी आ जाना, शाम को ही घर निकल जाएंगे। तुम भी अपनी तैयारी रखना। हाँ हाँ जल्दी ही आ जाएंगे, चिंता मत करो। आकाश ऑफिस पहुंच चुका था। अनूप के जाने के बाद पहली बार किसी प्रोडक्शन लॉन्च की प्रेजेंटेशन पर वो अकेला था। अमर से तो उसे वैसे भी कोई खास उम्मीद नहीं थी और अनुराधा भी आखिरी टाइम पर धोखा दे गई थी।
फ़ोन कॉल पर राधा की मदद से आकाश ने काफ़ी हद तक प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर ली थी। इधर भूमिका राधा का सर खाए जा रही थी। तुम बोली थी आज पार्लर ले चलोगी, चलती काहे नहीं? अरे भूमिका रुको तो सही, आकाश सर की प्रेजेंटेशन है, मैं ऐसे बीच में नहीं छोड़ सकती ना। तुम और तुम्हारे ये सर, हमारे सर के दुश्मन काहे बने हो दोनों जने। भूमिका रुको जरा, बस थोड़ा सा बचा है, जल्दी कर लो, हम तैयार होकर आते हैं। भूमिका तैयार होने ऊपर कमरे में भाग गई और घुसते ही दरवाज़ा बंद कर आकाश को फ़ोन लगाया। आकाश लैपटॉप में सर घुसाए 11 बजे की प्रेजेंटेशन पूरी करने में जुटा था कि भूमिका की कॉल ने सारी एकाग्रता झटके में भंग कर दी। लैपटॉप को वैसे ही फ्लैप डाउन करके आकाश ने कॉल पिक किया। क्या कर रहे हैं? डिस्टर्ब तो नहीं किया ना हम आपको? ना बिल्कुल नहीं। कहिए कैसे याद कर लिया आपने इस नाचीज पति को? का कुछ भी अगड़म बगड़म बोलते हैं। हुक्म फरमाइए बेगम। शाम को खाने में क्या खाएंगे? खाने में कुछ भी बना लेना, पर मीठे में तो मैं शॉर्ट सी गुलाबी नाइटी में लिपटी हुई अपनी बीवी के होठ खाना पसंद करूँगा। मार खाएंगे आप। भूमिका शर्माती हुई सी बोली। खिला दीजिएगा, खा लेंगे। बताते काहे नहीं क्या खाएंगे? हम आज आपकी पसंद का बनाएंगे। आज तक मैंने कभी फरमाइश की है? जो तुम बना देती हो चुपचाप खा लेता हूँ। इसका क्या मतलब है? हम रोके हैं आपको फरमाइश करने को? क्या बात है, आज कुकर कढ़ाई छोड़कर इतना वक्त तुमने मुझे दिया, मेरी फरमाइश पूछी, उसके लिए शुक्रिया मेरी जान। आकाश आराम से अपनी रेक्लाइनर चेयर पर पसर गया। अरे सारे साहब आए हैं हमारे, आज हम उनकी पसंद का खाएंगे। कमल को जो पसंद हो वही बना लेना। अच्छा ठीक है। अच्छा मैं फ़ोन रखूं? आकाश ने घड़ी पर नज़र डाली। 11 बजने में बस 5 मिनट बाकी थे। वो हमें हमें कुछ और भी पूछना था। हाँ हाँ ज़रा जल्दी पूछना। हम घर चले जाएं? आकाश का सारा रोमांस हवा में गायब हो गया। एक बार मना किए ना, मोम भी नहीं है, यहाँ सब कौन देखेगा? अरे काम रुक जाएंगी। हम कौन सा रोज़ आपकी भैंस चराने ले जाते हैं जो हमारे बिना काम रुक जाएंगे आपके? 11 बज चुके थे। बहस अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी। अच्छा अब मैं प्रेजेंटेशन के लिए जा रहा हूँ, शाम को बात करते हैं। आकाश ने फ़ोन रख दिया। अच्छा तो इसलिए मेरी पसंद पूछी जा रही थी? मैडम को घर जाना है तो मेरी याद आई है। तुमने मुझे बहुत तंग किया है, मैं भी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं ऐसे। अभी मुश्किल से 2 घंटे भी नहीं बीते थे कि आकाश के फ़ोन पर एक 15,000 के ट्रांजैक्शन का मैसेज आया। 2 मिनट के लिए वो चौंक गया, क्योंकि उसने कोई भी पेमेंट नहीं की थी। लेकिन मैसेज ध्यान से पढ़ने पर उसे समझ आया कि किसी ब्यूटी पार्लर के स्वाइप मशीन से पेमेंट हुआ है। उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। अब न जाने शाम को भूमिका उसे किस रूप में मिलने वाली थी। उससे एक्साइटमेंट काबू में नहीं हो रहा था। भूमिका को 3-4 बार वो मैसेज करके उसकी फ़ोटो मांग चुका था, जो उसने नहीं भेजी। शाम तक आकाश के फ़ोन पर धड़ाधड़ 4-5 ट्रांजैक्शन के मैसेज आ चुके थे। अब तो वो भी हैरान हो रहा था कि कहीं उसकी बोड़म बीवी ने कार्ड का मिसयूज़ तो नहीं कर डाला, या कहीं कोई फ्रॉड। बस सारे ट्रांजैक्शन शॉपिंग पर्पज़ से ही हो रहे थे, इसलिए वो थोड़ा रिलैक्स था। अब बस उसे शाम को घर पहुंचने की जल्दी थी। थोड़ी ही देर में ऑफिस बॉय ने आकर बताया कि एमडी यानी अमर बाबू ऑफिस आ गए हैं। आकाश को गुस्सा तो बहुत तेज आया, लेकिन वो सारा का सारा गुस्सा गटक गया और चुपचाप उठकर अमर के कैबिन तक चला गया। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।